चलिए ठीक है साहब, आज लेक्चर नंबर 12 लोग शुभारंभ करेंगे। लेक्चर नंबर 12 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, रोलिंग के बारे में पढ़ा था, एक्सट्रूजन पढ़ा था, ड्राइंग पढ़ा था, फोर्जिंग पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में, हॉट वर्किंग प्रोसेस एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। इस साहब हॉट का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि जो मेटल होगा वो काफ़ी गर्म होगा। आपने सोनार को देखा है ना, माफ़ कीजिए, आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, लोहार जो लोहा का काम करता है ना। तो वो पहले क्या करता है, लोहा को गर्म करता है ना। गर्म करने के बाद उसके ऊपर हथौड़ा चलाता है। तो लोहा को जो गर्म कर रहा है, पूरा रेड कर रहा है ना, उसको बोलते हैं हॉट वर्किंग। हर मेटल का, हर धातु का साहब जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि न्यू ग्रेन का फॉर्मेशन होना। जब भी मेटल पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे, कोई भी ऑपरेशन, तो उसके ग्रेन्स में तनाव जनरेट होता है ना, स्ट्रेन जनरेट होता है। उस स्ट्रेन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग करते हैं। हीट ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग, बहुत तरह के हीट ट्रीटमेंट होते हैं। क्वेंचिंग है ना, टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, सरफेस हार्डनिंग, बहुत तरह के हीट ट्रीटमेंट होते हैं। उसमें क्या होता है, आपका ग्रेन्स का तो डिफॉर्मेशन होता है ना। ग्रेन्स में क्या होता है, आपका जो भी स्ट्रेस है उसको हम लोग रिलीज करने का काम करते हैं, है ना, स्ट्रेस को कम करते हैं। तो उसी तरह से हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग मेटल को साहब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान पर हीटिंग करते हैं और उसके बाद उस पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। कौन सा ऑपरेशन, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। बात समझ में आई। देखिए, हॉट वर्किंग प्रोसेस, इट इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कैरिड आउट अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा तापमान जहां पर धातु के अंदर में न्यू ग्रेन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गया। ऑफ द मेटल एट दिस हाई टेम्परेचर द मेटल बिकम सॉफ्ट। पता है, जब भी हम लोग किसी धातु को गर्म, लोहा को साहब आप गर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म कीजिए, तो वो सॉफ्ट हो जाता है ना। तभी तो आप उसको उस पर हथौड़ा मार मार के उसके शेप को चेंज करते हैं, क्योंकि मेटल सॉफ्ट हो चुका है ना। सॉफ्ट, डक्टाइल, उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ गई है। अगर आप उसे पीटेंगे तो बहुत आसानी से वो फैलने लगेगा, है ना। एंड ईजी टू शेप विदाउट क्रैकिंग, और बिना टूटे आप मनचाहा शेप दे सकते हैं मेटल में। बात समझ में आ गई। ड्यूरिंग हॉट वर्किंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हॉट वर्किंग करेंगे किसी भी मेटल का, और उसके ऊपर जब हम हथौड़ी चलाएंगे या उसके ऊपर में हम एक्सट्रूजन करेंगे या फिर मान लीजिए उस पर हम लोग ड्राइंग करेंगे, अलग अलग मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है साहब, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन। एक बार शेप चेंज हो गया, अब वो उसी शेप में रहेगा, है ना। लोहा को गर्म कर देंगे, उसके बाद अगर मोड़ेंगे तो मोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है ना। आप मोड़ दिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, तो अब लोहा मुड़ा हुआ रहेगा, आपको कर्व पार्ट मिल गया लोहा, समझ में। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एंड न्यू ग्रेन्स फॉर्म एज द मेटल इज शेप्ड विच हेल्प्स टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस और डिफेक्ट। जब भी हम लोग मेटल को हीट करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर में, तो हमने बताया जो भी स्ट्रेन होते हैं या फिर जो भी ग्रेन्स, छोटे साइज के, एकदम माइक्रो साइज के जो ग्रेन्स होते हैं, उसमें काफ़ी तनाव आता है। उस तनाव को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तनाव को दूर नहीं करेंगे तो आपका जो मेटल है हो सकता है आगे जाके फेल कर सकता है। जिस भी पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं साहब, वो फेल कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए जो भी तनाव है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। ए साहब, मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव है, तो आप क्या सही डिसीजन ले पाएंगे, सही तरीके से काम कर पाएंगे क्या? कभी आपकी इफिशियंसी बढ़ पाएगी क्या?
नहीं बढ़ पाएगी ना। जब आपका दिमाग फ्रेश रहता है तब देखिए आप कितने अच्छे से हर काम को करते हैं। उसी तरह से मेटल में भी है साहब, जब मेटल को हम लोग पीटते हैं, अलग अलग ऑपरेशन करते हैं उस पर, तो मेटल के ग्रेन्स काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। उस तनाव को हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना जिस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं ना साहब मेटल, वो फिर अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फेलियर हो जाएगा, क्रैकनेस आ जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। तो इसीलिए हम लोग मेटल को हीटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर के जो भी हम लोग चेंजेस हैं, माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसको इन्हेंस कर सकें। बात समझ में आ गई। जिससे कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसकी डक्टिलिटी बढ़ेगी, मेलिएबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी इन्हेंस होगी, ठीक है ना साहब। विच हेल्प्स टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस और डिफेक्ट। पर्पस ऑफ हॉट वर्किंग, क्यों करते हैं हॉट वर्किंग? पहला है टू शेप मेटल इनटू डिजायर्ड फॉर्म। जिस भी शेप का हम चाहेंगे उस शेप का हम धातु से प्रोडक्ट को बना सकते हैं। बात समझ में आ गया। क्योंकि अगर लोहा को गर्म करेंगे तो उसको किसी भी शेप में बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे लोहा गर्म होता है वैसे वैसे उसमें डक्टिलिटी बढ़ती है, सॉफ्टनेस आती है। टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव डक्टिलिटी, ठीक है ना। ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है? धीरे धीरे रिफाइन होने लगती है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी आने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? डक्टिलिटी आपका ओवरऑल मेटल का बढ़ने लगता है, ठीक है। टू रिमूव इंटरनल डिफेक्ट्स सच एज ब्लो होल्स एंड पोरोसिटी। ब्लो होल्स हमने आपको बताया था कास्टिंग डिफेक्ट में। ब्लो होल्स क्या होता है? मान लीजिए एक आपने कास्टिंग के मदद से क्या किया है, किसी प्रोडक्ट को बनाया है ना। तो ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ कूलिंग, ठंडा होने की प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत सारे मॉइस्चर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, भाप बनकर, वेपर बनकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। तो अंदर में ही कोई वैकेंट स्पेस बना देते हैं, खाली जगह बना देते हैं, जिसको बोला जाता है ब्लो होल्स, है ना। लेकिन अगर सरफेस के ऊपर से अगर सरफेस के ऊपर में डिफेक्ट है तो उसको बोला जाता था ओपन ब्लोज, है ना। एंड पोरोसिटी, ठीक है, वही है आपका जो गैसेस ट्रैप हो जाते हैं कास्टिंग के अंदर में हवा के साथ, जो हवा ट्रैप हो जाता है उसी को ब्लो होल्स बोलते हैं, ठीक है। टू मेक मेटल ईजियर, लेकिन हाँ जब हम लोग साहब हॉट वर्किंग करेंगे तो ये ब्लो होल्स होने का चांसेस कम होता है। पोरोसिटी, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। जो भी डिफेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है, सारे डिफेक्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं जब भी हम लोग मेटल को हीट करते हैं। टू मेक मेटल ईजियर टू मशीन और कोल्ड वर्कड लेटर। जब भी हम लोग किसी भी मेटल को साहब गर्म करेंगे तो उसके ऊपर मशीनिंग करना बहुत आसान हो जाता है, उस पर घिसाई करना बहुत आसान हो जाता है, उस पर हम होल, अगर मान लीजिए उसमें हमको ड्रिलिंग करना है, उसमें छेद करना है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसको कटिंग करना है, बहुत आसानी से काट पाएंगे। उसको मनचाहा शेप में ढाल पाएंगे। बात समझ। स्प्रिंग देखिए ना कितना गोल 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 घुमा हुआ रहता है ना। लेकिन अगर हम लोग वही लोहा एकदम रॉड को पूरा रेड हॉट कर देंगे, गर्म कर देंगे, उसके बाद जब स्प्रिंग बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाता है। बात समझ में आया। दैट इज कॉल्ड हॉट वर्किंग। एग्जाम्पल देखिए, स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अबव 900 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम का है अबव 400 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अच्छा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है साहब। हमको लोहा को गलाना नहीं है ना, लोहा को गलाना नहीं है, गलाएंगे तो फिर वो मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाएगा। हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम को गलाने के लिए 660 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हमने एल्यूमिनियम को हीट किया उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है, उसके ग्रेन्स स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने लगते हैं। बात समझ में आ रही है ना। कॉमन हॉट वर्किंग प्रोसेस, अभी हमने रोलिंग पढ़ाया था, तो रोलिंग में अगर गर्म लोहा डालेंगे तो उसको हॉट रोलिंग बोलेंगे, है ना। फोर्जिंग, जब गर्म लोहा करके पीटेंगे हथौड़ा से तो उसको बोलेंगे हॉट फोर्जिंग। हॉट एक्सट्रूजन, गर्म लोहा को डाल देंगे कंटेनर के अंदर में और प्लंजर या रैम के मदद से फोर्स लगाएंगे, तो यही तो बताए थे हॉट एक्सट्रूजन। हॉट ड्राइंग, गर्म लोहा डाल देंगे उसके बाद खींचेंगे, है ना, तो जितना बड़ा डाई का मुंह होगा उतना पतला हमारा जो है रॉड या फिर क्या है प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। दैट इज कॉल्ड हॉट ड्राइंग। यही तो पढ़ाए थे ना साहब। अब नोट में हमने लिखा है
हॉट वर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग मेटल एट हाई टेम्परेचर। हॉट वर्किंग में आप हमेशा याद रखिएगा कि मेटल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव में हीटिंग करते हैं पहले, उसके बाद उस पर हम कोई भी मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसमें मटेरियल रिमूवल नहीं होता है, इसमें मटेरियल का एडिशन नहीं होता है, बस हम लोग फोर्स के द्वारा, है ना, प्रेशर लगाकर, स्ट्रेस लगाकर उसके शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, और जिस शेप और साइज का हमको प्रोडक्ट चाहिए उसी शेप में हम लोग धीरे धीरे उसको ढालने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ठीक है, मेकिंग इट सॉफ्ट, जब भी हम लोग मेटल को गर्म करेंगे सॉफ्ट होगा, डक्टाइल होगा, और आसानी से उसको कोई भी शेप, मनचाहा शेप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है हॉट वर्किंग का? रोलिंग में होगा, फोर्जिंग में होगा, एक्सट्रूजन में होता है, बहुत सारे मेटल पार्ट्स को बनाने में होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा हॉट वर्किंग, इतना लिखिए साहब। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उसके बाद आपका हॉट वर्किंग का जो ये टॉपिक है ये समाप्त होगा। ठीक है साहब, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। हमने बहुत ही आसान पॉइंट्स लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट वर्किंग साहब? मेटल बिकम सॉफ्ट एंड ईजिली डिफॉर्मेबल। जैसे जैसे हम लोग मेटल को गर्म करते हैं उसमें सॉफ्टनेस आती जाती है, उसमें डक्टिलिटी आती जाती है, और जब कोई भी मेटल सॉफ्ट होगा तो फिर उसको डिफॉर्म करना, उसके शेप एंड साइज को बदलना बहुत आसान हो जाता है, नहीं होता? नो स्ट्रेन हार्डनिंग अकर्स बिकॉज न्यू ग्रेन्स फॉर्म कंटिन्यूसली। मेटल का जो सरफेस है वो हार्ड नहीं होगा साहब, बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि क्या है, मेटल ऑलरेडी हॉट वर्किंग में है, यानी मेटल काफ़ी ज़्यादा हॉट है, और जब भी मेटल काफ़ी ज़्यादा हॉट होगा तो न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स बनते रहते हैं, यानी न्यू ग्रेन का फॉर्मेशन होता रहता है ना, जिसके कारण सरफेस हार्डनेस नहीं होती है। हाई टेम्परेचर प्रिवेंट क्रैकिंग एंड मेक शेपिंग ईजियर। और क्योंकि पता है कि जब भी हम लोग हॉट वर्किंग कर रहे होते हैं किसी भी मेटल का, तो बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण क्या होता है साहब, उसमें क्रैकनेस नहीं आती है ना, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो उसमें डक्टिलिटी बढ़ गई है, उसमें मैलिएबिलिटी बढ़ गई है, उसमें टफनेस बढ़ गई है, उसमें सॉफ्टनेस आ गई है, तो अब वो क्रैक नहीं होगा और उसको बहुत ही आसानी से मनचाहा शेप दे सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है देखिए, इट इम्प्रूव्स डक्टिलिटी एंड टफनेस। बहुत ही आसान पॉइंट है, आपको याद रह जाएगा। इट इम्प्रूव्स डक्टिलिटी एंड टफनेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, जब भी हॉट वर्किंग करेंगे तो उसकी डक्टिलिटी बढ़ेगी और टफनेस बढ़ेगी, यानी इम्पैक्ट लोड को बर्दाश्त करने का क्षमता बढ़ेगा। इट एलिमिनेट्स इंटरनल वॉइड्स। इंटरनल वॉइड्स का मतलब हमने बताया, जैसे ब्लो होल्स जो होते हैं, ब्लो होल्स आपका नहीं रहेगा, है ना, ब्लो होल्स, क्रैकनेस नहीं आएगी। इट अलाउज लार्ज डिफॉर्मेशन विथ लेस फोर्स। जब भी हम लोग मेटल को गर्म करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है डिफॉर्म करने के लिए, यानी बॉडी के शेप एंड साइज़ को चेंज करने के लिए। इसीलिए साहब जितना भी ब्लैक स्मिथ लोग होते हैं, मतलब जो लोग लोहार होते हैं, तो लोहार को आप हमेशा ही देखिएगा कि मान लीजिए कुल्हाड़ी बना रहा है या मान लीजिए कोई भी चीज़ बनाता है वो लोहा का, तो पहले वो उसको गर्म करता है, उसके बाद उसको ठोकता है ना, क्योंकि उसमें उसको ताकत कम लगेगा, उसमें उसको फोर्स कम लगेगा। वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, और लोहा को गर्म किया है, और जब लोहा को गर्म करेगा तो उसमें डक्टिलिटी बढ़ जाएगी, उसमें सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, तो ताकत कम लगेगा साहब उसको डिफॉर्म करने में, उसके शेप एंड साइज को चेंज करने में। बात समझ में आई ना? इट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म एंड फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग हॉट वर्किंग करते हैं, यानी कि हर मेटल का अपना रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा हीटिंग करते हैं, तो क्या होता है उसमें जो भी ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू ग्रेन्स का, वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इट इज़ सुटेबल फॉर फॉर्मिंग लार्ज कंपोनेंट। बड़ा बड़ा अगर कंपोनेंट हमको बनाना है साहब तो हम लोग हॉट वर्किंग का ही इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि कोल्ड वर्किंग में बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, और हो सकता है कि कोल्ड वर्किंग से आप मनचाहा जो शेप चाहते हैं वो ना मिल सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट वर्किंग करते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं हॉट वर्किंग के। ठीक है, हॉट वर्किंग के डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस पे उतना नहीं जाएंगे हम, उतने डिटेल में अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको, बट आप खुद से भी बता सकते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होगा। क्योंकि मेटल काफ़ी ज़्यादा हॉट है,
तो आपको उसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है लेबर को उस पर काम करने के लिए। जो टूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे हो सकता है उसमें भी वियर एंड टियर आने का खतरा रहता है, हो सकता है उसकी लाइफ जो होगी वो कम होगी, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन आप बेसिकली समझिए कि हॉट वर्किंग में होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। कुछ कुछ पॉइंट जो है इसे ये कॉमन पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना ही रखना है, और एक बार जब आप इसको रीडिंग करेंगे साहब, सारी चीज़ें आपके ध्यान में आ जाएगी, आपके मेमोरी में सेव हो जाएगी। ठीक है साहब, ये आपका ख़त्म होता है हॉट वर्किंग का सेक्शन। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग इसी का जस्ट अपोजिट है साहब, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है साहब कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग इज जस्ट अपोजिट टू हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग में हम लोग क्या करते थे, मेटल को हीटिंग करते थे अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हर मेटल का अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता था, ये बात बराबर थी। कोल्ड वर्किंग में क्या होगा, कोल्ड का मतलब क्या है कि अब इसमें हीटिंग नहीं होगा साहब, इसमें मेटल को हम लोग डिफॉर्म करेंगे रूम टेम्परेचर में। जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर हम लोग क्या करेंगे, मेटल के शेप एंड साइज को चेंज करने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए, इट इज़ अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कैरिड आउट बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हाँ, नॉर्मल हीटिंग अगर करना हो तो कभी कभी करनी होती है, लेकिन वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए तापमान, ठीक है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल यूजुअली एट रूम टेम्परेचर, बट ज़्यादातर क्या होता है, आप रूम टेम्परेचर पर ही हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वर्किंग करते हैं। कोई भी लोहा लाना है, उसको पीट पीट के क्या करना है, एक शेप देना है बिना गर्म किए हुए, तो उसको बोलेंगे कोल्ड वर्किंग। इन दिस प्रोसेस द मेटल इज डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली। प्लास्टिकली का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, है ना। एक बार आपने फोर्स लगाया, एक बार आपने शेप को चेंज किया, अब वो परमानेंट रहेगा, उसी का मतलब होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्म प्लास्टिकली बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स, और मैकेनिकल फोर्स हम लोग मैकेनिकल मशीन के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, है ना, विच इंक्रीजेज इट्स स्ट्रेंथ। लोहा को पीटेंगे तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। मान लीजिए ये इतना बड़ा लोहा है साहब, इसको पूरा पीट पीट के छोटा कर देंगे, तो अब क्या होगा, इसके अंदर में जो भी ग्रेन्स हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, इसकी ताकत बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। एंड हार्डनेस, इसकी हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी इसमें एटम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो चुके हैं, इसलिए इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। बट रिड्यूसेस इट्स डक्टिलिटी। सही बात है, अगर हार्डनेस बढ़ गई तो डक्टिलिटी तो अपने आप घट जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। हेयर द मेटल बिकम्स हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग, है ना। स्ट्रेन हार्डनिंग हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ। इट नीड्स मोर फोर्स बट गिव एक्यूरेट एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए, हॉट वर्किंग में आपको पता था कि हमने मेटल को हॉट किया है तो ताकत कम लगती थी और मेटल डिफॉर्म हो जाता था, लेकिन कोल्ड वर्किंग में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी होती है ना। उसके बाद जाकर मेटल क्या होता है, डिफॉर्म होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एक्यूरेट एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि वायर बनाइए, सीट्स बनाइए, फास्टनर बनाइए। फास्टनर समझते हैं ना, बहुत तरह के फास्टनर होते हैं, हुक बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। कॉमन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस आर जस्ट अपोजिट। रोलिंग करते थे तो रोलिंग हमने बताया था, हॉट भी कर सकते हैं, कोल्ड भी कर सकते हैं। कोल्ड फोर्जिंग, कोल्ड ड्राइंग, कोल्ड एक्सट्रूजन, बेंडिंग कीजिए, प्रेसिंग कीजिए, पतला सा रड लाइए, हाथ से मोड़ दीजिए, कोल्ड वर्किंग नहीं हुआ। कोल्ड वर्किंग ना साहब, प्रेसिंग etc। इट इज़ जनरली डन एट रूम टेम्परेचर। ये हमने लिखा है 20 से 30 डिग्री, ये वेरी भी होता है, 35 भी जाएगा, 40 भी जाएगा, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हल्का हीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिए, मेटल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर, ठीक है। जब भी हम लोग मेटल को डिफॉर्म करेंगे कोल्ड वर्किंग में, मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हार्डनेस बढ़ेगी। डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश आर एक्सीलेंट। जिस डायमेंशन का हमको प्रोडक्ट चाहिए, है ना, उसी डायमेंशन का हमको प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी सरफेस फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होगी। मोर फोर्स एंड पावर आर रिक्वायर्ड देन हॉट वर्किंग। अभी समझाया हूँ, ज़्यादा पावर चाहिए कोल्ड वर्किंग में।
रेसिडुअल स्ट्रेस में रिमेन इनसाइड द मेटल। अच्छा, हमने बताया था कोल्ड वर्किंग में आपको कि जब भी हम लोग मेटल को डिफॉर्म करते हैं तो उसमें इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग हीटिंग करते हैं ना तो क्या होता है, वो सारे जितने भी स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस ग्रेन होते हैं, वो सारे हटने लगते हैं और फ्रेश न्यू ग्रेन बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये आप एक डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं कि रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है, मेटल के अंदर में ही रह जाता है, इनसाइड द मेटल। हो सकता है वो आगे जाके कुछ नुकसान पहुँचाए, क्योंकि जो भी ग्रेन्स होंगे वो काफ़ी स्ट्रेस में होंगे, है ना, और हमेशा ही ग्रेन चाहता है कि हम स्ट्रेस को लूज़ करें, ठीक है। लेकिन हमने उसको इतना डेंसली पैक कर दिया है पीट पीट के कि क्या होता है, उसके अंदर में जो भी ग्रेन्स होते हैं वो पूरे स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है देखिए, इट प्रोड्यूसेस स्मूथ सरफेस फिनिश, ठीक है, इसमें जो भी सरफेस फिनिश मिलेगा स्मूथ मिलेगा। इट गिव्स एक्यूरेट डायमेंशन एंड शेप, एक्यूरेट डायमेंशन मिलती है, जो शेप चाहिए वही शेप हमको मिलेगा। इट इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, हार्डनेस भी बढ़ती है, ठीक है। नो हीटिंग इक्विपमेंट नीडेड। अब यहाँ पर तो कोल्ड वर्किंग है, तो हीटिंग के लिए हमको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमको मेटल को तो हीट करना नहीं है। बेटर कंट्रोल ओवर टॉलरेंस, टॉलरेंस बढ़ा चुके हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन, है ना। आप कितना, किसी भी कंपोनेंट में आप कितना मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन दे रहे हैं, यानी कि अपना नॉमिनल टॉलरेंस का मतलब क्या होता है साहब, अपना नॉमिनल साइज से, अपना बेसिक साइज से वो कितना डेविएट हो रहा है ना, अपर लिमिट में भी या फिर लोअर लिमिट में भी, उसी को बोलते हैं टॉलरेंस। और टॉलरेंस का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज। तो क्या होता है, हमारे टॉलरेंस के ऊपर में बहुत कंट्रोल रहता है, किसमें, कोल्ड वर्किंग में। बात समझ में आ गई ना साहब। तो ये सारे हमने डिटेल में पढ़ा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, ठीक है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, हमने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जाना क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया ज़रूर आया होगा हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के बारे में क्या होता है। आप जब नोट्स लिखकर एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होगी, ठीक है साहब। लेक्चर नंबर 12 को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए साहब, घर में रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।